हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्री बोर्ड 2024-25 कक्षा 10वीं गणित का जो पेपर है उसके अंदर आए हुए 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं बेटा। ठीक है। और जो हमारे पास में वीडियो है लगभग 1 घंटा 40 से 45 मिनट की होने वाली है। 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस वहां पे आप लोग देख पाओगे, है ना बेटा। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैंने लगभग 15 क्वेश्चंस को कराया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। यहाँ पर जो 25वां क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट्स दे रखे थे, तो 25वें क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, 23वें क्वेश्चन के भी 2 पार्ट है। तो यहाँ से आप लोगों को 5 5 और 2 7 लगभग 7 क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। और फिर हमारे पास में 26 से लेकर 31 ये 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये भी मैंने वहां पे कराए हैं। लगभग ये 8 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। 8 क्वेश्चंस कैसे हो जाते हैं बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस के और वाले पार्ट भी मैंने वहां पे कराए हैं, है ना। और आप लोगों को जो वीडियो है काफी अच्छे से पसंद आने वाली है। कंप्लीट वीडियो को जरूर देखें, फाइनल एग्जाम में आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसके अंदर ये ऑप्शन टाइप वाले क्वेश्चंस को करा दिया है। लगभग 40 मिनट की वीडियो है, वो भी जाके जरूर देखें। इसके बाद हम थर्ड वाली पार्ट बनाएंगे इसका, जिसके अंदर 5-5 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे। उसके अंदर भी बेटा वो भी थोड़ी सी लेंथी वीडियो बनेगी, क्योंकि उसके अंदर सभी 5-5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं अथवा में जरूर आया हुआ है उनके वो क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम केस स्टडी पे चलेंगे, उनको भी देखेंगे। ठीक है बेटा, तो चलते हैं अपनी वीडियो पे, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ में। ठीक है बेटा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर पाए और उसके भी अच्छे मार्क्स आ पाए। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो पीडीएफ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। दिया है निम्नलिखित रेखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। क्या दे रखा है बेटा, 7x-15y बराबर 2 एंड x+2y बराबर 3। ये हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। इसके लिए हमारे पास में दो मेथड्स हैं जो कि अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। नंबर एक विलोपन विधि है बेटा, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, एंड नंबर दो हमारे पास है प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो मर्जी उस मेथड से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मैं इसे आप लोगों के सामने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं भाई। दिया है करेंगे, जो कुछ भी दे रखा है वो चीज हम लिखते हैं। दिया है, क्या दे रखा है, 7x-15y बराबर 2। यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, और सेकंड दे रखी है बेटा x+2y बराबर 3। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो बेटा जहां पे हमारे पास में थोड़ा सा आसान होता है x या y का मान निकालना, उस विधि से उस समीकरण से हम x या y का मान निकाल लेते हैं, जिसका भी आप लोग निकालना चाहो। ठीक है भाई, तो यहाँ पे बेटा देखो ये सिंगल x दे रखा है, अगर मैं इस चीज को 2y को दूसरी तरफ लेके जाऊं तो यहाँ से आप लोगों के सामने x का मान आ जाएगा, और फिर इस x के मान को हम कौन से समीकरण में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो वही चीज लिखेंगे यहाँ से, समीकरण 2 से x का मान निकालने पर क्या हो जाएगा बेटा, x यहीं पे रहा, ये 3-2y हो जाएगा, जिसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड के नाम से जानेंगे। अब इस x के मान को हम, जो इक्वेशन बचती है, कौन सी इक्वेशन बची है, फर्स्ट वाली, इसमें पुट कर देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटा,
जो विलोपन विधि से सॉल्व करना है उसे हम अगले वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें समझाएंगे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये भी काफी इजी था, विलोपन विधि से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो इस चीज को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखना है बेटा, 3 माइनस 2y माइनस का 15y बराबर 2। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 21 माइनस 14y माइनस 15y बराबर 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 20y, और ये दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा 2 माइनस 21। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, ये हमारे पास में आ जाएगा 19। तो यहां से हो जाएगा माइनस 29y बराबर माइनस का 19। तो माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, तो y का मान कितना आ जाएगा बेटा, 19/29। तो ये तो आ चुका है हमारे पास में y का मान। अब इस y के मान को कौन से समीकरण में रखेंगे बेटा, समीकरण नंबर जो यहाँ पे 3 निकाला गया है। जैसे हम y का मान यहाँ रखेंगे तो हम x का मान कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में, लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है बेटा, तो समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो x बराबर 3 माइनस 2, y की जगह कितना आ जाएगा, 19/29। 19 दूनी 38 हो जाएगा, 3 माइनस 38/29। इसको जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे बेटा, 29 हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा नीचे, 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 29 के साथ, तो कितना हो जाएगा ये 87 माइनस 38। अब हमें इसको घटाना पड़ेगा इसमें से। जैसे इसमें से हम घटाएंगे तो ये आएगा बेटा 49/29। तो ये आ चुका है x का मान 49/29। तो यही हमें कैलकुलेट करना था बेटा, x का क्या मान आ रहा है और y का क्या मान आ रहा है, जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। अतः x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29 है। ठीक है बेटा, ये ही जो ऊपर रेखिक समीकरण दे रखा था उसका एक कंप्लीट हल है। इसको आप लोग किसी भी मेथड से कर सकते हो, दोनों मेथड्स आप लोगों के लिए ओपन है, चाहे आप विलोपन विधि का यूज करो या फिर आप लोग प्रतिस्थापन विधि का यूज करो। यहाँ पर मैंने ये प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर दिया है। आशा करता हूँ बेटा समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा, एक त्रिभुज ABC को भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC है, तो दर्शाइए CA का होल स्क्वायर बराबर CB डॉट CD। तो सबसे पहले हमें चित्र बनाना पड़ेगा, क्या चित्र दे रखा है, जैसी चीजें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग क्या चित्र बनेगा, है ना। तो ये हमारे पास बेटा ABC ये चीज दे रखी है। फिर कह रहा है BC भुजा के ऊपर, जो ये BC भुजा है कोई बिंदु D है, D मैं यहाँ पे मान लेता हूं, तो इस AD को मिलाया जाएगा। ठीक है भाई, जो एंगल हमारे पास में यहाँ पे बना हुआ एंगल है देखो D पर, ADC इस जगह पर बना हुआ एंगल बराबर है BAC इस B पर बने हुए एंगल की। ठीक है भाई, फिर हमें प्रूफ करना है CA का होल स्क्वायर बराबर CB डॉट CD। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे बेटा, 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का ये। तो यहां से अगर हमारे पास में दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होती हैं। तो इसी चीज का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कौन कौन से दो ट्रायंगलों की बात होगी उसके लिए हम पहले देख लेते हैं। देखो बेटा, सी ए कहाँ पर मिलेगा आप लोगों को, सी ए यहाँ पर मिल रहा है ना। और ये सी बी कहाँ पर मिल रहा है, ये रहा सी बी या बी सी।
तो इससे मिलकर तो ये वाला पूरा ट्रायंगल बन चुका है एक। फिर हमारे पास में सी डी, ये सी डी यहाँ पर है बेटा, तो इससे मिलकर ये एक ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि सी ए दो बार दिख रहा है आप लोगों को, सी ए गुना सी ए हो जाएगा इसका। तो सी ए का यूज दो बार होना है, कौन से ट्रायंगल में होगा, एक इस छोटे वाले ट्रायंगल में और एक ये बड़े वाले ट्रायंगल में। ठीक है, इन दो ट्रायंगल की बात करेंगे। लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज, बेटा यहाँ पे हमारे पास में जो एंगल ए है वो दोनों में बराबर दे रखा है ना, ए पर बना हुआ और डी पर बना हुआ। तो मैंने पहला ट्रायंगल ए से स्टार्ट किया है, दूसरे ट्रायंगल को मैं डी से स्टार्ट करता हूँ और सी पे ही एंड कर देंगे ना। ट्रायंगल डी ए सी में, इन दोनों ट्रायंगलों में देखते हैं। अब समरूप करने के लिए हमारे पास में चार मेथड्स है। या तो एंगल एंगल एंगल, जिसको हम एंगल एंगल भी कह सकते हैं, अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होता है। एक तरीका तो ये है बेटा। दूसरा तरीका है ट्रिपल एस, अगर तीनों साइडों का समानुपात हो जाती है तीनों साइड तो भी हो जाता है हमारे पास में। थर्ड वन हमारे पास है साइड एंगल साइड, यदि दो साइड समानुपाती हो और उनके बीच का बना हुआ एंगल भी इक्वल हो तो हमारे पास में दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे पास में फोर्थ वन होता है आर एच एस, राइट, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है दो, और उसमें एक हाइपोटेनस और साइड एक दे देंगे, उनका अनुपात होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास में जो दिया है, सबसे पहले तो पहले वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में ए एंगल दे रखा है जो कि ये दिख रहा है। तो एंगल बी ए सी बराबर है एंगल ए डी सी, ये तो दिया है, लिख देंगे यहाँ पर दिया है। अब जो एंगल सी है बेटा, ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी है और इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी है। एंगल सी बराबर एंगल सी कॉमन है, कॉमन लिख सकते हैं या फिर साझा लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ भी कहते हैं बेटा कॉमन को, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो बाई एंगल एंगल, इसलिए बेटा दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल पहले वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी, सिमिलर है। अब दूसरा कौन सा ट्रायंगल बनेगा वो तो हमें पता है। देखो ट्रायंगल एक तो बड़ा वाला था, मैंने ए बी सी लिखा, दूसरा वाला ट्रायंगल हमारे पास में ये वाला है छोटा, तो इसका नाम अब हमें देखना पड़ेगा, क्या जो मैंने ऊपर लिखा है वही उसी उसमें बनेगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, या उसका कोई अलग नाम बनेगा। तो बेटा ए पर बना हुआ एंगल एक डी पे बने हुए एंगल के बराबर है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ट्रायंगल का नाम डी से स्टार्ट करेंगे। फिर हमारे पास में बी पे बना हुआ एंगल अभी पता नहीं किसके बराबर है, लेकिन सी पे बना हुआ एंगल सी के बराबर है, तो सी के प्लेस पर क्या लिखेंगे, सी वाली ही जगह रखेंगे दोनों जगह पर। यहाँ पर अब एक यहाँ पे बचा हुआ है, कौन सा, ए बचा हुआ है, तो ए यहाँ पे लिख दिया जाएगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ से पता चल गया ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं। किसकी वजह से सिमिलर है, एंगल एंगल समरूपता नियम से। ठीक है भाई, समरूपता नियम से। तो मैंने बताए थे थोड़ी देर पहले, सिमिलर दिखाने के लिए मतलब समरूप दिखाने के लिए ये चार रूल्स हैं। तो यहाँ पर एंगल एंगल जो ये वाला है, ये वाला रूल मैंने लगाया बेटा। अब दोनों ट्रायंगल जैसे ही सिमिलर हो जाते हैं तो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपात में होती हैं, ये वाली चीज यहाँ पे लिखेंगे भाई। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है बेटा, होती है। तो समानुपाती कौन कौन सी भुजाएं होती है, देखो बेटा ये ए बी के अपॉन में क्या आ जाएगा, डी ए, लिख देंगे ए बी अपॉन डी ए बराबर रहेगी बी सी अपॉन ए सी, ये वाला ए सी बोलो या सी ए बोलो, बराबर में ये ए सी बेटा
अपॉन डी सी। ठीक है भाई, आशा करता हूं यहां से समझ आ गया है ट्रायंगल से कैसे देख के पता चलता है कि दोनों में कौन कौन सी संगत भुजाएं हैं। देखो बेटा, ए बी पहले दे रखी है तो इसकी भी डी ए लिख दिया हमने। फिर मैंने बी सी लिखा है तो यहाँ पर ए सी को लिख दिया पीछे वाली को। फिर हमने ए और सी को लिया है, यहाँ पे दिख रहा है ए सी, और यहाँ पे भी डी सी को लिया है। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, जो प्रूफ करना है वहां पर ए बी और डी ए का तो कोई यूज ही नहीं है इनका, तो हम किस किस का यूज करेंगे। देखो बी सी का भी यूज है, यहाँ पर बी सी है या सी ए है, दोनों को जैसा क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग भी चेंज कर देंगे। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे लास्ट टू फैक्टर से, सेकंड और थर्ड फैक्टर से। ठीक है बेटा, ये सेकंड वाले और थर्ड वाले फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। बी सी अपॉन ए सी लिख देता हूं मैं, यहाँ पे हो जाएगा बेटा बी सी अपॉन ए सी बराबर ए सी अपॉन डी सी। ठीक है भाई, अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, ए सी और ए सी की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी हो जाएगी। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन में देखो यहां पर आप लोगों का ए सी ना होके सी ए था, तो ये दोनों चीजें एक ही बात होती है। यहाँ पे इसको सी ए भी लिख सकते हैं, सी ए का स्क्वायर बराबर बी सी ना होके वो बेटा सी बी था। ठीक है, और डी सी तो है ही शायद, अब देख लेते हैं एक बार। हाँ सी डी है ऊपर, डी सी नहीं है, सी डी है, तो इसको भी आगे पीछे कर देंगे सी डी। ठीक है बेटा, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, जैसा कि ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी कहां पर है, जो हमें ये प्रूफ करना था। यहाँ हमें ये प्रूफ करना था, हम ये प्रूफ कर पाए हैं। और ये कैसे प्रूफ किया है बेटा, जो हमारे पास में ट्रायंगल्स थे, दो ट्रायंगल, ये वाली चीज कौन कौन से ट्रायंगल से हमें पता चल रहा था कि भाई सी ए को दो बार लेना है, सी बी और सी डी, एक बड़े वाले ट्रायंगल में और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगलों में हमें पता चल गया कि ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं फिर समरूप त्रिभुजों के जो संगत भुजाएं होती है समानुपाती में होती हैं, इस वाली चीज का यूज करते हुए हमारे पास में ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 23 है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो चित्र द्वारा हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास में सर्कल है, ये इसका एक व्यास है, ये केंद्र है बेटा। यहाँ पर जो खींची गई एक स्पर्श रेखा ये हो गई है, और दूसरी स्पर्श रेखा आप लोगों की ये हो चुकी है। इनका नाम रख देंगे, एक का नाम ए बी है और दूसरे का नाम बेटा सी डी है। ये केंद्र ओ है, जिस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है ये पी क्यू बना देंगे। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें सीधा सीधा बताना है कि जो ए बी है सी डी के पैरेलल है। कब, जब ये दोनों P बिंदु से और Q बिंदु जो कि व्यास के एंड पॉइंट्स हैं वहां से खींची जा रही है। ठीक है भाई, किसी व्यास के सिरों से खींची जा रही है। तो यहां से हमारे पास में बेटा हम एक चीज तो जानते हैं, जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या कौन सी यहाँ पर OP ये त्रिज्या है और ये OQ ये भी त्रिज्या है। तो यहाँ पर जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ऐसे इस साइड में भी देख सकते हो बेटा आप लोग, स्पर्श रेखा यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी CD के साथ में। ये स्पर्श रेखा OQ त्रिज्या है ना। तो ये सबसे पहले हमने जो चित्र बनाया है इसके बारे में लिखते हैं। माना ए केंद्र, ये जो हमारे पास में O केंद्र वाला वृत्त है, इसकी AB और CD दो स्पर्श रेखा है। माना केंद्र O वाले वृत्त की AB और
CD दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है बेटा, स्पर्श रेखाएं हैं। और बेटा जो PQ है ये हमारे पास में क्या है, व्यास है, और PQ व्यास है। अब हमारे पास में यहां पर बेटा जो OP है, जो त्रिज्या OP है वो लंब है किसके ऊपर, इस AB के ऊपर। क्यों है ये कारण यहाँ पे लिख देंगे, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये वाली चीजें पता है बेटा। ठीक है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लंब होती है। ठीक है भाई, तो लंब होती है तो हमारे पास में यहाँ पर 90 डिग्री हो चुका है ये कौन, विच इम्प्लाइज एंगल कौन सा बेटा, OPB। OPB बराबर 90 डिग्री। सिमिलरली या फिर इसी तरह बेटा जो यहाँ पे एंगल बनेगा, जो OQ है ये वाला, ये भी लंब है। OQ परपेंडिकुलर है CD के ऊपर, विच इम्प्लाइज जो यहाँ पे एंगल बेटा CQO, एंगल CQO बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, अब जब इन दोनों एंगलों को इक्वेशन नंबर 1 देखें और 2 देखें, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों एंगल्स हमारे पास में बराबर हो जाते हैं। एक बार पूरा प्रॉपर समझाने के बाद में ये क्यों करना पड़ रहा है हमें, ये समझ में आ जाएगा, है ना। ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों कैसे हो गए हैं बेटा, बराबर हो गए। इनको कौन से एंगल्स कहते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण के नाम से ये जाने जाते हैं भाई। अब जैसे हमारे पास में कोई तिरछी रेखा, लाइक PQ एक तिरछी रेखा है, जैसे ये है इस प्रकार से, ये रफ का काम है बेटा, रफ में समझाया जा रहा है। जब हमारे पास में ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों एकांतर एंगल होते हैं, एक लाइन के एक तरफ वाला और एक दूसरी तरफ वाला एंगल। ठीक है, तो ये अगर बराबर होते हैं तो इन एंगल्स को बेटा एकांतर एंगल कहते हैं। और जो दोनों लाइनें आप लोगों को दिखाई दे रही हैं वो पैरेलल हो जाती हैं यदि ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा एंगल ये वाला और ऊपर वाला एंगल दोनों बराबर हैं, जो कि एकांतर एंगल कहलाते हैं। इसलिए जो बेटा हमारे पास में AB है वो क्या हो जाएगी, समांतर है CD के। AB समांतर है, समांतर है CD के। ठीक है बेटा, यही हमें प्रूफ करना था। हमने ये चीजें क्यों निकाली, क्योंकि जो PQ है ये एक तिर्यक रेखा की भूमिका निभा रही है। अगर इसके एकांतर कोण, जो ये हमारे पास में एंगल बना हुआ है यहाँ पर और एक यहाँ पर बना हुआ है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। और वो है भी, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर है, 90 डिग्री यहाँ पर है, हमें स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है। तो इन्हीं चीजों का यूज करते हुए हम कह देते हैं कि भाई जो एकांतर कोण है वो बराबर है। तो बराबर होने की कंडीशन में AB समांतर हो जाती है CD के। ठीक है बेटा, यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे लिख देंगे, नीचे चल के नेक्स्ट वाली लाइन में लिखेंगे बेटा इसको कि AB पैरेलल है CD के, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, तो इसके सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं, जो कि इसके अथवा में दिया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्या दे रखा है बेटा, दो सहकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, जो बड़ा वृत्त है उसके जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। एक ऐसी जीवा बनाई गई है बड़े वृत्त में जो छोटे को स्पर्श करती है। किस प्रकार से बेटा, लाइक आप लोगों का एक वृत्त ये दे दिया है और एक दूसरा वृत्त बेटा हमारे पास में
छोटा बनाया गया है इस प्रकार से। यहाँ पर केंद्र है दोनों का, सह केंद्रीय का मतलब होता है बेटा एक ही केंद्र है दोनों वृत्तों का, है ना। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पे एक जीवा इस प्रकार से बनाई गई है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है, किस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर कट कर रही है। और जब हम इन चीजों को मिलाएंगे, मैच करेंगे, तो ये तो बड़े वृत्त की त्रिज्या बन चुकी है और यहाँ पर ये हमारे पास में छोटे वृत्त की त्रिज्या बन चुकी है। ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर दिया क्या है बेटा, ये ओ पी क्यू, और हमें कैलकुलेट क्या करनी है, आर। ये क्यू आर की टोटल लंबाई हमें कैलकुलेट करनी है। यदि क्यू आर और पी आर दोनों हमें पता हो तो हम दोनों को जोड़ देंगे बेटा। पी आर और क्यू आर, जो यहाँ पर ये सॉरी पी क्यू और हमारे पास में पी आर है, ये दोनों वैल्यूज बराबर होती है। जो लंब होता है बेटा जीवा को दो भागों में कट करता है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे दो भागों में कट करता है। ये वाली चीज हमें पता है, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं बेटा। दिया है, पहले तो जो चीज दे रखी है वो लिखता हूं। दिया है बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है बेटा, 5 सेंटीमीटर, और छोटे वृत्त की, और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर, केंद्र से जीवा पर, जीवा पर डाला गया लंब, डाला गया लंब उसे दो भागों में बांटता है, उसे दो बराबर, उसे दो बराबर बराबर भागों में बांटता है, भागों में बांटता है या डिवाइड करता है। ठीक है बेटा, दो बराबर भागों में बांटता है। और ये मैंने लंब ही क्यों लिखा है, लंब डाला गया, क्योंकि ये हमारे पास में जो क्यू आर है एक स्पर्श रेखा का काम कर रही है छोटे वाले त्रिभुज पर, छोटे वाले वृत्त पर। तो यहां से ये लंब बनेगा, त्रिज्या लंब होती है ना स्पर्श रेखा पर, इस प्रकार से। विच एम्प्लाइज, आप लोगों का क्या समझ आया बेटा, जो क्यू पी है, क्यू पी बराबर हो जाएगा पी आर। ठीक है, ये दोनों चीजें होगी। विच एम्प्लाइज जो क्यू आर है वो हो जाएगा क्यू पी प्लस पी आर, तो है ही। इसकी जगह अगर मैं दोनों की जगह क्यू पी प्लस क्यू पी कर दे रहा हूं तो क्यू आर की जगह आ जाएगा 2 टाइम क्यू पी। ठीक है बेटा, यहाँ पे हो जाएगा बेटा क्यू आर बराबर 2 टाइम क्यू पी, और हमें क्यू आर की लंबाई ही कैलकुलेट करनी है। अगर हम QP निकाल लेंगे तो निकल जाएगी। और QP क्यू, मैंने यहाँ पे QP की फॉर्मेट में क्यों लिखा है, ये हम इसलिए समझेंगे बेटा। यहाँ पर जो ये ट्रायंगल बना हुआ दिखाई दे रहा है QOP, ये एक समकोण त्रिभुज है जहां पर ये एंगल 90 डिग्री का P पे बना हुआ है। तो QP ये निकाल सकते हैं, क्योंकि दो साइडें दे रखी होती हैं तो हम थर्ड वाली साइड ऑटोमेटिकली निकाल पाते हैं बाई पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल OPQ में पीजीटी थ्योरम से, त्रिभुज OPQ में पीजीटी से बेटा पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये चीजें जो कर्ण होती है 90 डिग्री के एंगल के सामने बना हुआ कोण, उसको हम कर्ण कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस 90 डिग्री के एंगल के सामने 5 लिखा हुआ है जिसको OQ कहेंगे, और ये 3 है, ये OP है, ये लंब कहलाएगा,
और QP आधार हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिख देंगे OP यहाँ पर जो कर्ण है वो बन जाएगा OQ का स्क्वायर बराबर लंब बनेगा बेटा OP का स्क्वायर और आधार बनेगा QP का होल स्क्वायर। OP बेटा 5 था तो 5 का स्क्वायर करेंगे। OP ये OQ तो 5 है, इसका स्क्वायर किया। OP हमारे पास बेटा 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस QP का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर बेटा 25 हो जाएगा, माइनस ये 3 का स्क्वायर दूसरी तरफ आएगा तो 9 हो गया। QP का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा बेटा, 9 25 में से 9 घटेंगे तो QP का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज बेटा हमें QP कैलकुलेट करना है तो ये दूसरी तरफ जाके अंडर रूट 16 बन जाएगा, अंडर द रूट 16, जो कि हमारे पास में QP बराबर कितना आ जाएगा बेटा 4 सेंटीमीटर। और QR का मान हमें निकालना था तो 2 इंटू QP, विच इसलिए बेटा QR बराबर 2 गुना 4 बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। अतः लिख देंगे जो चीज पूछी हुई थी, अतः बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है बराबर 8 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, हमारे पास में QR का जो मान आ चुका है वो 8 सेंटीमीटर आ चुका है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। बेटा इसका हमें मान कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, जो चीज दिया है सबसे पहले हम उसी को लिखेंगे गिवन में। ठीक है बेटा, गिवन 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है भाई, ये चीज हमें दे रखी है। अब यहाँ पे हमें टेबल के थ्रू tan 45 cos 30 और sin 60 का मान पता है ना। इन वैल्यूज को यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले जो वैल्यूज है क्या है, यहाँ बेटा tan 45 का मान कितना है, ये 1 होता है, और cos 30 का मान कितना होता है अंडर द रूट 3/2, और sin 60 का मान कितना होता है वो भी अंडर रूट 3/2 होता है। ये वैल्यूज यहाँ पे रखनी है बस। ठीक है भाई, 2 इंटू tan 45 का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा बेटा, प्लस cos 30 का मान अंडर द रूट 3/2 रखेंगे तो इसका भी होल स्क्वायर आएगा, माइनस sin 30 का भी अंडर द रूट 3/2 इसका भी होल स्क्वायर है। यहाँ पे बेटा प्लस की वैल्यू अंडर रूट 3/2, यहाँ पे ये माइनस के, दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगी। फिर हमारे पास केवल बचेगा क्या 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा बेटा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा 2 है। ये प्री बोर्ड के अंदर 2 मार्क्स का आया हुआ है ना। आशा करता हूं समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो बेटा परिधि कितनी दे रखी है, यहाँ पर हमें 22 सेंटीमीटर में दे रखी है इसकी परिधि। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, गिवन में केवल परिधि है और कैलकुलेट हमें क्या करना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। चतुर्थांश का मतलब होता है बेटा चौथा अंश, वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग कैलकुलेट करना है। और ये क्या होता है,
वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका चौथा भाग करेंगे तो 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। वृत्त के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है बेटा वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पे मान लेंगे, क्योंकि दे नहीं रखी वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, आर सेंटीमीटर, क्योंकि परिधि भी सेंटीमीटर में है तो आर भी सेंटीमीटर, और परिधि बेटा दे रखी है हमारे पास में 22 सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से हमारे पास में आर का मान कैलकुलेट करना है हमें, कितना आने वाला है, तो पाई का मान भी रखेंगे, 2 इंटू 22/7 गुना में आर बराबर 22। आर यहीं पे छोड़ के रखनी है, बाकी चीजों को दूसरी तरफ लेके आएंगे। आर बराबर 7 नीचे डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में होगा, 22 गुना में 7 बटे में, ये मल्टीप्लाई में है आर के साथ, ये नीचे आ जाएंगे 22। तो बेटा यहाँ पे 22 से ये 22 आपस में कैंसल आउट हो जाएगी। आर का मान कितना आ जाएगा बेटा, 7/2। ये तो हमारे पास आ चुकी है आर, लेकिन हमें निकालना क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जो इसके चौथे अंश का क्षेत्रफल होगा। मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका चौथा भाग मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई करनी है। तो लिख देंगे, हमारे पास में नेक्स्ट होगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, 1/4 इंटू में वृत्त का क्षेत्रफल, जिसको पाई आर स्क्वायर कहते हैं। या फिर जब एक चतुर्थांश की बात होती है तो एंगल 90 डिग्री का बनता है, थीटा अपॉन 360 करके भी कर सकते हैं बेटा, पाई आर स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से जब यहाँ 90 रखेंगे तो इसको 1/4 बार काटेगा, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता है। तो वैल्यूज को रख देंगे यहाँ पे, 1/4 इंटू पाई का मान कितना आएगा, 22/7, और आर का मान 7/2 गुना 7/2। तो यहाँ पे एक 7 से तो 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये कितनी बार कटेगा बेटा, 11 बार। ऊपर बचा 11 और 7, 11 गुना 7 बटे नीचे बचेगा 4 गुना में 2। आंसर आएगा बेटा 11 की और 7 की गुना करेंगे तो 77, नीचे आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है वो हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट, जो कि और में अथवा में दे रखा था। बेटा क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का क्वेश्चन है। यहाँ पे बेटा लाइक जैसे इस प्रकार से एक घड़ी बनी हुई है, तो 5 मिनट में ये कितना क्षेत्रफल रच पाएगी, ये कितना क्षेत्रफल कवर कर पाएगी, इसका हमें क्षेत्रफल कैलकुलेट करना था। ठीक है, और घड़ी की जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, लाइक ये है, ये 14 सेंटीमीटर है। ये एक रेडियस की तरह, त्रिज्या की तरह ट्रीट की जाएगी, 14 सेंटीमीटर लिखेंगे बेटा, जो चीज दे रखी है, और 5 मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल बना पाएगी, यहाँ पर जितने डिग्री का एंगल बना पाएगी उसी के अकॉर्डिंग हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दिया है घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई दे रखी है बेटा, सुई की लंबाई, और इसको ब्रैकेट में मैं त्रिज्या भी नाम दे दूंगा, बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब हमारे पास में 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रही है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए, जब ये टोटल 60 डिग्री
जो सॉरी जब ये 60 मिनट टोटल घूमेगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, 60 मिनट में 60 मिनट में बना एंगल, 60 मिनट में सुई द्वारा बना एंगल या बना कोण कितने डिग्री का है बेटा, 360 डिग्री का है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा, 360 बटे में 60, और 5 मिनट में बनाना है 360 बटे में 60 हुआ इंटू में 5। जब 1 जीरो से तो 1 जीरो कट जाएगी, 6 से कट करेंगे इसको बेटा 6 बार, कितना आएगा 6 गुना 5 30 डिग्री। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है बेटा, 30 डिग्री का कोण बना रही है। अब हमें उसी का क्षेत्रफल निकालना है या रचित भाग का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला लगेगा त्रिज्यखंड वाला, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, लिखेंगे सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान बेटा 60 आया, ये 30 आया है, बटे में 360 गुना पाई का मान 22 बटे 7 है और आर का मान 14 है। ठीक है भाई, 30 से इसको कट करेंगे, 1 जीरो से तो 1 जीरो कटेगी, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार कटेगा। 7 से बेटा 7 दूनी 14 बार, 2 से इसे कट करूंगा तो 6 बार, फिर से इसे 2 से कट करूंगा, ये 3 बार कटेगी, यो 7 बार कटेगा। ठीक है, ऊपर बचा 22 गुना में 7, नीचे बचा 3, 22 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 है, 7 दूनी 14 और 1 15, बटे में आ जाएगा बेटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में जो घड़ी की सुई है 5 मिनट में जितना क्षेत्रफल रच पाएगी वो है 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 26 है, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये चीज हमें सिद्ध करनी है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो अंडर द रूट 2 हो गया, ये 3 हो गया, अंडर रूट 2 हो गया और अंडर रूट 5 हो गया, इनके जो प्रूफ हैं वो थोड़े से लेंथी होते हैं लेकिन काफी इजी होते हैं। और जो ये वाले हैं प्रूफ, इनके और भी इजी प्रूफ हैं बेटा, इजीली कर पाओगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले भी काफी इंपॉर्टेंट है और इनका 1-2 को करके देख लोगे, काफी इंपॉर्टेंट है, समझ आ जाएगा इजीली। इससे पहले भी मैंने जो 4 घंटे वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर आप लोगों को ये समझाए हुए थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे 9 चैप्टर के। ठीक है, आशा करता हूँ वो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, समझ भी आई होगी, और वहां पे मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन भी समझाया था कि इस टाइप का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे बेटा जब इस टाइप का प्रूफ करना होता है तो हमें पता होता है जो अंडर रूट 3 है वो एक अपरिमेय संख्या है। अब ये टोटल को प्रूफ करना है कि ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम होगा इस चीज को अपोजिट मानना। मान लेंगे बेटा, माना 5 माइनस अंडर द रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, अगर ये परिमेय संख्या होगी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए 5 माइनस अंडर द रूट 3 बराबर P अपॉन Q। यहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 है, P कॉमा Q सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य। ठीक है बेटा, पूर्णांक है। तो इसके बाद हमारा जस्ट काम है कि अंडर रूट 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे और इसको
दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अंडर रूट 3 दे रखा है तो अंडर रूट 3 को अलग कर लेंगे। अगर अंडर रूट 5 दे रखा होता तो अंडर रूट 5 को सेपरेट कर लेते। यहाँ पे 3 है तो 3 को एक तरफ लेके आएंगे, पी और क्यू को, पी अपॉन क्यू को इधर लेके आएंगे बेटा। पी अपॉन क्यू बराबर अंडर द रूट 3। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 5q माइनस पी अपॉन क्यू बराबर अंडर रूट 3। अब इस समीकरण में आप लोग देखोगे जो इसकी ये लेफ्ट साइड दे रखी है 5q माइनस पी अपॉन क्यू, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके बारे में आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ p कॉमा क्यू पूर्णांक है, ऊपर मैंने यहाँ पे भी लिखा है ना, ये रे पूर्णांक है, इसलिए बेटा 5q माइनस पी और q भी पूर्णांक है ना। तो पूर्णांक है विच इम्प्लाइज 5q माइनस पी अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सही बात है, तो ये एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमारे पास में देखो जो बराबर से इधर अंडर रूट 3 दे रखी है वो भी एक परिमेय संख्या निकलेगी, क्योंकि परिमेय के बराबर परिमेय होती है। तो हमारे पास में ये क्या है, नेक्स्ट बताता हूं। यहां पे लिखेंगे बेटा, इसलिए अंडर द रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय क्यों है, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारे पास में परिमेय दे रखी थी 5q माइनस पी अपॉन क्यू, ये एक परिमेय है। तो बराबर में जो अंडर रूट 3 दे रखी है वो भी परिमेय है। परंतु हम जानते हैं अंडर रूट 3 कैसी संख्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है, ये वाली चीज लिखेंगे। परंतु हम जानते हैं अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी बात का क्या हो जाता है बेटा, विरोधाभास। क्योंकि निकल के अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या ही है, परंतु हम जानते हैं वो कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी बात का विरोधाभास होता है। हमारी बात का विरोधाभास, ठीक है बेटा, होता है। विरोधाभास हुआ है तो क्या होगा, जो ऊपर मैंने माना था, ऊपर क्या माना था बेटा, यहां पे देख सकते हो ऊपर हम लोगों ने अंडर रूट ये 5 माइनस अंडर रूट 3 को एक परिमेय संख्या माना था। तो यहां से हमारी बात का विरोधाभास हुआ, तो 5 माइनस अंडर रूट 3 कैसी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है भाई, विच इम्प्लाइज 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, बेटा यही प्रूफ करना था, यहां पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड लिखना है बेटा। ठीक है भाई, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आशा करता हूं समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने दोस्तों के साथ बेटा इसे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और इससे पहले मैंने 4 घंटे की जो वीडियो बनाई थी उसको जरूर जाके देखें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की पुष्टि कीजिए। तो बेटा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 27 है, जो ये मैंने
4 घंटे वाली वीडियो बनाई थी जो 4.5 घंटे की, वहां पे भी आप लोगों को समझाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके जरूर देखें। 9 चैप्टर्स के काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर कराए थे। सेकंड चैप्टर भी कराया था उसके अंदर, फर्स्ट चैप्टर भी, थर्ड फोर्थ चैप्टर भी कराया था, फिफ्थ चैप्टर भी कराया था, सेवंथ भी कराया था बेटा, एट्थ और नाइन्थ चैप्टर भी कराया था, और उसी के साथ उसमें प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर भी कराया था। ऐसे ही करके एक आध चैप्टर, हाँ क्षेत्रफल वाला चैप्टर भी कराया था, जिसके अंदर आप लोगों का जो सर्कल वाले क्षेत्रफल है वो वाले, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन पर, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस बहुपद का हमें शून्य कैलकुलेट करने, जिस बहुपद के शून्य कैलकुलेट करने होते हैं ना बेटा, उसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पर 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, और शून्य जिसके भी कैलकुलेट करने होते हैं तो हम फैक्टर विधि से करते हैं। इसका जो a मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है x² के, और यहाँ पे 4 है, उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। ये रफ का काम है बेटा, वहां भी समझाया था रफ में। 4 की और इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। इसके इस प्रकार के फैक्टर करने हैं कि उन्हें घटाना पड़े। घटाना क्यों पड़े बेटा, इस 4 के सामने, कांस्टेंट के सामने जो साइन होता है वही काम करना पड़ता है, और वो बीच वाले के बराबर आना चाहिए। 12 की यदि मैं फैक्टर करता हूं तो 12 गुना 1 भी होता है, इन दोनों को घटाने पर तो 11 आता है, गलत बात है। फिर 6 गुना 2 भी होता है, ये घटाने पर 4 आता है, ये भी गलत बात है। फिर हमारे पास में बेटा 4 गुना 3 भी होता है, यहाँ पे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ 1 2 3 ऐसे करके, तो इन दोनों को घटाएंगे तो बेटा 1 आ जाएगा। तो यही हमारे पास में जो फैक्टर्स है काम के हैं। और हमें कितना चाहिए, माइनस का 1 चाहिए, माइनस का 1x। तो इन दोनों को घटाएंगे कैसे, 4 को माइनस का रखेंगे और 3 को प्लस का रखेंगे। इन दोनों को घटाने पर हमारे पास माइनस का x आ जाएगा। ठीक है बेटा, माइनस एक्स की जगह ये वाली वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पर। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से बेटा जो कॉमन आ जाएगा वो ले लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, केवल x कॉमन आ रहा है। x कॉमन हुआ तो यहाँ 3x बचा, माइनस का 4, प्लस यहाँ पे हमारे पास में 1 कॉमन आएगा, इंटू में 3x माइनस 4 बराबर 0। दोनों ब्रैकेटों में सेम है तो इनको एक अलग ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और बाकी बच्चे को अलग ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 0। यहां से बेटा इसको अलग से 0 के बराबर रखेंगे और सेकंड वाले पेयर को अलग से 0 के बराबर रखेंगे। 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। 4 इधर आ जाएगा, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। ये तो बेटा x का मान आ गया, और यहां से दूसरा x का मान कितना आएगा, -1। ठीक है भाई, जो इसके शून्यक हैं यहाँ पे बोला हुआ है ना, शून्यक ज्ञात कीजिए। एक शून्यक तो आ गया 4/3, एक आ गया -1। ठीक है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। शून्यक तो आ चुके ये रे, यहाँ पर हम a और b c कैलकुलेट करेंगे बेटा। अतः नहीं, और करेंगे, और बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक नहीं बेटा, गुणांक की बात करेंगे। बहुपद के गुणांक क्या है बेटा, गुणांक a का मान यहां से 3 है, a बराबर 3, b बराबर कितना है, जो x के मल्टीपल में है, माइनस का 1 है, और c के बराबर बेटा माइनस का 4 है। अब जो सत्यता की जांच करनी है उस पर स्टार्ट कर देते हैं। यहां करना है जांच, जिसको वेरीफाई भी कह सकते हैं। शून्यकों का योग लिखेंगे बेटा, शून्यकों का योग, जिनको जोड़ भी कहते हैं, वो कितने के बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। ये हमारे पास में शून्यकों का योग है, और यहाँ पे ये गुणांक दे रखे, ये दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। शून्य जो दे रखे हैं, जो निकल के आए हैं ऊपर अभी निकाले मैंने, यहाँ पे क्या क्या निकले थे, 4/3 और -1, ये वाली वैल्यू रखेंगे यहाँ पर बेटा।
4/3 प्लस में माइनस का 1, ठीक है भाई। और माइनस बी का मान बेटा माइनस का 1 है और ए का मान है बेटा 3। इन दोनों को सॉल्व करता हूं मैं इधर वाले पार्ट को। तो 4-3/3, यहाँ पे बेटा 1/3 है इधर वाली साइड, यहाँ भी 1/3 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे ये भी 1/3। तो ये दोनों चीजें तो बराबर आ चुकी हैं, तो ये तो पुष्टि हो चुकी, करेक्ट है। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणांक, ठीक है बेटा। शून्यकों का गुणांक, जो गुना वाली बात होती है वो होती है बेटा C/A के बराबर। जो दोनों शून्यक है 4/3 है और -1 है, इनकी गुना करेंगे। 4/3 गुना -1, यहाँ बराबर का साइन। C का मान कितना था बेटा ऊपर, -4 है जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, और A का मान 3 ही है। ये वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे। यहाँ हो जाएगा बेटा -4 रखना है ना, तो -4 बटे में A का मान 3, इनकी भी इधर निकालूंगा तो -4/3 आएगा, इधर से भी -4/3 आया। तो ये बेटा वेरीफाई भी हो गया है, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है बेटा, यही काम करना था हमें, शून्य कैलकुलेट करने थे और उनको वेरीफाई करना था। शून्यकों का योग भी वेरीफाई हो गया, शून्यकों का गुणांक भी वेरीफाई हो चुका है, और शून्य भी हम ऊपर निकाल चुके हैं। ठीक है भाई, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चे का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीना 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। हमें मासिक आय कैलकुलेट करनी है बेटा, मासिक आय क्या है, ठीक है। तो व्यक्तियों की जो मासिक आय है बेटा वो यहाँ पे दे रखी है अनुपातों में। यदि हम पहले व्यक्ति की आय को 9x मान ले और दूसरे व्यक्ति की आय को 7x मान ले, तो हमारे पास आय निकल आएगी दोनों व्यक्तियों की, और x का मान पता चलते ही तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, आय पता चल गया, ठीक है, कितनी वो कमा रहे हैं, कितनी उनकी इनकम है। यहाँ पे हमें खर्च दे रखा है बेटा, अगर खर्च के साथ भी हम 4y और 3y रख दें तो हमारे पास खर्च भी निकल के आ जाएगा दोनों का। जहाँ पे y का मान पता चलेगा तो हम खर्च भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें खर्च पूछा नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि खर्च निकालना जरूरी है, हमें केवल क्या निकालना है, x का मान निकालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले इसके लिए हमें इक्वेशन तैयार करनी पड़ेगी। ये चैप्टर नंबर 3 से आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, लिखेंगे और 3 मार्क्स में ही आया हुआ है। सॉल्यूशन, माना पहले व्यक्ति की आय कितनी है बेटा, जो अनुपात दे रखा है 9:7, तो 9x हो जाएगा, और दूसरे व्यक्ति की आय कितनी होगी बेटा, 7x। इसी तरह जो इनका खर्च है, इसी तरह खर्च पहले व्यक्ति का खर्च बेटा कितना है, 4। इस बार इसके साथ में x की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, x की मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया तो यहाँ किसी और वेरिएबल y की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4y हुआ, और दूसरे व्यक्ति का खर्च कितना हो जाएगा बेटा, 3y। अब बेटा यहाँ पे देखो, प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीना 2000 रुपये बचा लेता है। जो हमारे पास में उसकी इनकम है, इनकम में से यदि खर्च निकाल देंगे तो वही तो बचत आती है, सबको ये अंडरस्टूड है। तो बेटा क्या हो जाएगा, 9x माइनस ये हमें घटाना पड़ेगा 4y, बराबर कितना है
2000। तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 हुई। ये पहले व्यक्ति की जो बचत है उसकी इक्वेशन बना दी है। अब दूसरे व्यक्ति की बचत कैसे निकलेगी? जितनी तनख्वाह है, जितनी आय है उसकी, उसमें से हम खर्च घटा देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7x माइनस 3y बराबर ये भी 2000 है। ये इक्वेशन नंबर कितनी आ चुकी है बेटा? सेकंड। अब हमें निकालना क्या था? मासिक आय कैलकुलेट करनी है, और मासिक आय के लिए हमें क्या नीड है? किसकी नीड है इसमें? ये हमें x की नीड है। तो x का तो हमें मान निकालना है बेटा। y को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, विलोपन विधि से। तो y को हमें एलिमिनेट करेंगे, y को खत्म करना पड़ेगा, तो x का मान निकल के आएगा। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? विलोपन विधि क्या कहती है बेटा? जब हम दोनों के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर देंगे तो जस्ट हमें घटाना है, देन दूसरे वेरिएबल का आंसर आ जाता है। तो पहले तो कोफिशिएंट बराबर करने हैं। तो पहली वाली इक्वेशन में y 4 है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे बेटा फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे वाला जो लिखा हुआ है, नीचे का जो कोफिशिएंट है उसमें ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ऊपर वाले पे यहाँ 4 लिखा हुआ है वो नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 4 की, ठीक है। ये चीज लिख देंगे यहाँ पर। समीकरण समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर, सॉरी यहाँ पे बेटा ये अलग है, 4 से गुना करने पर जब हम गुना करेंगे बेटा, नीचे दिखाता हूं मैं क्या हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास में, यहाँ पे लिख देता हूं। जैसे हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 27x माइनस 4 तिया 12 y बराबर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000। ये इक्वेशन नंबर 3 बन के आ जाएगी। यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28x माइनस 4 तिया 12 y बराबर 4 दूनी 8। ये हमारे पास में समीकरण नंबर 4 हो चुका है। बेटा आप देखो ये दोनों का जो कोफिशिएंट है वो बराबर है, जस्ट हमें माइनस करना है। ये माइनस किया, माइनस करते टाइम साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। ये कैंसल आउट हुए, यहाँ से घटाएंगे तो माइनस का x बराबर, इन दोनों को घटाऊंगा तो माइनस का 2000 आएगा। ये माइनस से माइनस कैंसल आउट हुआ बेटा, x बराबर आ जाएगा यहाँ से 2000, ठीक है। मैंने ऊपर बताया था हमें क्या कैलकुलेट करना था? x का मान ही तो कैलकुलेट करना था। जैसे x का मान आएगा तो उनकी आय कैलकुलेट हो जाएगी। आय पहले व्यक्ति की कितनी हो जाएगी? 9 इंटू एक्स, तो 9 इंटू 2000 हो जाएगा। दूसरे की 7 इंटू 2000 बेटा, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर बेटा, अतः पहले व्यक्ति की आय बराबर 9 इंटू में बेटा 2000, कितना हो गया ये? 9 दूनी 18, तो 18,000 रुपये हो जाएगी बेटा पहले व्यक्ति की आय। और दूसरे व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी वो भी लिखेंगे। और दूसरे व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी बेटा? 7 इंटू 2000, 7 दूनी 14, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी? 14,000 RS। ठीक है भाई, आशा करता हूं बेटा समझ आया होगा क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चंस मैंने 4 घंटे वाली वीडियो में कराए हुए हैं, उसे जरूर देखें जाके, है ना। और उससे कई सारे चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे, आप लोगों के एग्जाम भी नजदीक आ चुके हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28वें क्वेश्चन के अथवा में दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 साल बाद जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी। 5 साल पहले जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान उम्र क्या होगी?
बेटा जो चीज कैलकुलेट करनी होती है वही चीज हम मान के चलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे कि भाई जैकब की वर्तमान उम्र x वर्ष मान लेंगे और उसके बेटे की उम्र y मान लेंगे। माना जैकब की वर्तमान उम्र कितनी है बेटा, x वर्ष मान लेते हैं, और जैकब के बेटे की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, y वर्ष। ठीक है भाई, अब प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न की जो पहली शर्त है, प्रश्न की पहली शर्त से जो पहली शर्त है बेटा वो पहले ही लिखी होती है, जो दूसरी शर्त होती है वो दोबारा में लिखी होती है। और ये थर्ड चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, तो दो शर्त जरूर मिलेंगी तभी जाके हमारे पास में लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बनेंगी। 5 साल बाद जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी। तो बेटा कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, यदि जैकब 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, अगर जैकब 5 साल बाद आप लोग एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 30 साल का हो जाएगा, और तो उसका बेटा कितने का हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा। इस प्रकार जैकब अगर 30 का है और बेटा 10 साल का है, दोनों को बराबर रखने के लिए क्या करेंगे बेटा, जैकब की उम्र में 3 से मल्टीप्लाई कर, जैकब के बेटे की उम्र में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, तो आप लोगों को यही कैलकुलेट करना है। तो जैकब की उम्र 3 साल बाद कितनी हो जाए, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। ये तो जैकब की उम्र हुई। और 5 साल बाद जैकब के बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, y प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है बेटा, y प्लस 5। अब यहाँ पे 3 गुनी करनी है तो जैकब के बेटे में मल्टीप्लाई करनी है 3 की। अब यहाँ से इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। x प्लस 5 बराबर, ये मल्टीप्लाई करो, 3y प्लस 15। ये 3y इधर लेके आ जाएंगे, 5 को इधर लेके आ जाएंगे, इक्वेशन जनरेट हो जाएगी बेटा, x माइनस 3y बराबर, ये इधर जाके घटेगा तो ये 10 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 बनी। अब बेटा प्रश्न की दूसरी शर्त है, वो भी स्टार्ट कर देते हैं। प्रश्न की दूसरी शर्त से वो क्या कह रहा है, अब जैकब की उम्र 5 साल पहले की बात हो रही है, जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र से 7 गुनी थी। तो वही काम होना है बेटा, जैकब के बेटे की उम्र में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जैकब का बेटा ही छोटा है, जो छोटा होता है उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चीजें बराबर होती हैं, है ना। तो x माइनस 5 साल पहले ये काम हुआ, बराबर कितना हो जाएगा, 7 इंटू वाई माइनस 5। अब 7 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे इसमें, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35 हो जाएगा। ठीक है भाई, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, ये इधर आएगा बेटा, तो x माइनस 7y बराबर, ये दूसरी तरफ जाके माइनस का प्लस का हो जाएगा, इसको इसमें से जब घटाएंगे तो ये माइनस का 30 बचेगा, माइनस 30। इक्वेशन नंबर कौन सी हो चुकी है बेटा, ये सेकंड हो चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, हम सॉल्व कर देंगे। कौन सी विधि से कर देंगे, इसे विलोपन विधि से ही कर देंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो, x का दोनों जगह कोफिशिएंट बराबर है। जब दोनों जगह कोफिशिएंट बराबर होता है तो सिंपली घटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण एक को समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर बेटा समीकरण एक में से घटाना है तो एक समीकरण लिखेंगे हम, x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 लिखेंगे तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, समीकरण नंबर
2। इनको घटाना है बेटा, तो जस्ट हमें घटाना है तो साइन चेंज कर देंगे सबके, ये भी प्लस हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसल आउट होगा, ये एक प्लस का एक माइनस का घटेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, प्लस का 4y आ जाएगा यहाँ पर, बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 40। बेटा 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 10। यहां से y का मान तो आ चुका 10, अब हमें x का मान निकालना है, तो इस y के मान को समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, किसी एक में रख देंगे। समीकरण 1 यहीं पे दे रखा है तो यहीं पे रख देंगे, y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर बेटा 1 में रखेंगे y का मान तो कितना आ जाएगा, y यहाँ पे रखूंगा मैं, तो x माइनस 3 गुना 10 बराबर 10, तो x ये 3 तो 30 हो गया बेटा, 3 गुना 10 बराबर 10 है, यहाँ 10 है दूसरी तरफ में, दूसरी तरफ जाके बेटा प्लस का होगा तो x के बराबर कितना हो जाएगा, ये 40 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहां से x का मान 40 आ चुका है। अब जो हमारा काम रह गया है लिखने का, जगह नीचे थोड़ी सी कम है, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, अतः जैकब की वर्तमान आयु कितनी है बेटा, x मानी हुई थी तो वो 40 आ चुकी है, और जैकब के बेटे की और उसके बेटे की आयु कितनी है बेटा, 10 निकल के आ चुकी है यहाँ पर, 10 वर्ष। ठीक है भाई, ये वर्षों में है चीजें, एक 40 आ चुका, एक 10 आ चुका। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा, विलोपन विधि भी समझ आ गई होगी। इससे पहले 4 घंटे वाले लेक्चर में भी विलोपन विधि से ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और जो इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर आई थिंक 21 था, वो भी हमने वो प्रतिस्थापन विधि से किया था। प्रतिस्थापन विधि भी आप लोगों को वहां से समझ आ गई होगी, किसी भी एक विधि से सॉल्व कर सकते हो इजीली क्वेश्चंस को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29। बेटा क्वेश्चन नंबर 29 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये 10th चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है। देख लेते हैं, केंद्र O वाले एक वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि एंगल PTQ बराबर 2 टाइम एंगल OPQ है। तो क्या बना रहा है, पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। यहां से एक हमारे पास में जो T पॉइंट है वहां से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। एक स्पर्श रेखा ये हो चुकी है, और ये बेटा दूसरी स्पर्श रेखा होगी। एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पर है। क्या कह रहा है, एक तो टीपी है तो टीपी ये हो चुकी, और एक हमारे पास में टीक्यू है। ठीक है बेटा, तो ये स्पर्श रेखाएं हैं, इनको त्रिज्या के साथ में मिला देता हूं मैं। फिर जो सिद्ध करना है, पी टी क्यू कहां पर है, पी टी क्यू जो ये वाला कौन है बेटा, बराबर है 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू, कहां पर है ओ पी क्यू, जो यहां पर बना हुआ कौन है, ये वाले कौन। ठीक है बेटा, ये जो टी पे बना हुआ कौन दुगना है इस कौन के जो पी पे बना हुआ कौन है ओ पी क्यू करके। तो यहां से बेटा आप लोगों को मैं अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले हम जानते हैं बेटा, टी पर बने हुए और ओ पर बने हुए जो कौन है उन दोनों का योग 180 है। ठीक है, हम जानते हैं, ये लिख सकते हैं बेटा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एंगल जो ये टी पर बना हुआ एंगल, क्या नाम दिया है इसका, पी टी क्यू। ये पी टी क्यू प्लस एंगल जो ऊपर बना हुआ है बेटा पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू,
बराबर कितना है 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। अब एक चीज और हमें पता है बेटा, जो ये P पे बना हुआ अंदर की साइड वाला ये एंगल है और Q पे बना हुआ ये वाला एंगल है, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि देखो ये त्रिज्या दे रखी है, दोनों त्रिज्याएं बराबर है, तो सम्मुख समान भुजाओं के जो सामने वाले एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे ये भुजा और ये समान है, तो इनके सामने बने हुए दोनों एंगल्स हैं वो भी समान होंगे। और जो हमारे पास में सेकंड कंडीशन मैंने यहाँ पे बताई है बेटा, एंगल ओ पी क्यू बराबर, जो ये ओ पी क्यू जो ये बना हुआ एंगल है, और ओ क्यू पी बराबर है बेटा ओ क्यू पी। क्यों बराबर है? समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है बेटा, इस वजह से ये वाली चीज आपस में बराबर है। तो अब एक त्रिभुज के जो अंदर वाले इंटरनल सभी एंगल्स होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। इस कोण का योग, क्यू पे बने कोण का योग और ओ पे बने कोण का योग, तीनों का 180 है बेटा। यहाँ पे लिख देंगे एंगल जो पी पे बना हुआ कोण है ये वाला भी लिखेंगे बेटा, ओ पी क्यू प्लस, और क्यू पे बना हुआ कोण भी लिखेंगे ओ क्यू पी प्लस, केंद्र पर बना हुआ कोण कौन सा है पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड है। क्यों है? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग लिख देंगे यहाँ पर बेटा, त्रिभुज के सभी कोणों का योग भी कह सकते हैं, सभी कोणों का योग। ठीक है बेटा, आशा करता हूं समझ आ गया होगा क्या है। और ये दोनों चीजें ऊपर बराबर हैं, क्यों? क्योंकि अभी ऊपर बताया है मैंने। तो हमें ओपी लेके आना है, तो दोनों जगह ओपी ओपी कर देंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे बेटा। ये ओ पी क्यू प्लस एंगल यहाँ पर हमारे पास में, इसको भी ओ पी क्यू कर देंगे, प्लस में एंगल पी ओ क्यू बराबर 180। ठीक है बेटा, यहाँ से अभी हम ये इक्वेशन हटा सकते हैं, कोई नीड नहीं है एज सच। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल पी ओ पी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे लिखना है हमें इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे बेटा, ये पी ओ क्यू और ये पी ओ क्यू दोनों बराबर है, तो ये दोनों हमें काटने हैं, तो घट जाएगा। यहाँ पे पी टी क्यू देखो ये दिख रहा है, और 2 टाइम ओ पी क्यू ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों चीजों को घटा देंगे तो 180 से 180 कटेगा, पीओ क्यू से पीओ क्यू कट जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाने पर, तो 2 को घटाने पर क्या होगा बेटा, मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं। पहला समीकरण लिखेंगे एंगल पी टी क्यू, यहां पे लिख रहा हूं बेटा एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री, जो कि एक समीकरण है। अब दूसरे को लिख रहा हूं यहीं पे 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 2। बेटा ये घटाना है, अब आपस में घटा देंगे। यहां से हम घटाते टाइम नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये कट जाएंगे आपस में, ये भी कटेंगे, तो यहां से बचेगा एंगल पी टी क्यू माइनस 2 टाइम एंगल ओ पी क्यू बराबर 0। बेटा ये दूसरी तरफ जाएगा, तो एंगल पी टी क्यू बराबर 2 टाइम एंगल ओ पी क्यू। यही हमें प्रूफ करना था, ऊपर देख सकते हो आप लोग यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा,
काफी इजी प्रोसेस है, यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ देख सकते हो जो यहाँ पे दे रखा है, एंगल पी टी क्यू बराबर 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। ठीक है बेटा, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, इससे ज्यादा और तो क्या ही क्वेश्चन है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। समझ आ गया होगा बेटा, आशा करता हूँ। क्या लिखना था, सबसे पहले जो एंगल केंद्र पे बने हुए कौन है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का जो सम होता है वो बराबर होता है। और सम्मुख भुजाओं के सामने वाले कौन होते, समान भुजाओं के सामने वाले कौन बराबर होते हैं, ये वाली कंडीशन लगाई। फिर त्रिभुज के सभी जो अंतः कौन है उन सभी का योग वाली प्रॉपर्टी लगाते हुए हमने दो इक्वेशनों को फॉर्म किया है इसमें, फिर उनको सॉल्व किया है। ठीक है बेटा, तो चलते हैं आगे हम। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिद्ध कीजिए cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर 2 sec ए। तो बेटा ये हमारे पास में चैप्टर नंबर 8 से आया हुआ क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री वाला। अगर ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर नहीं देखा है तो उसे जाके जरूर देखें। तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम हमारा है, जो लेफ्ट साइड है उसको स्टार्ट करेंगे। टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड लेने पर क्या हो जाएगा बेटा, cos ए इसके बटे में दे रखा है 1 प्लस साइन ए, प्लस का साइन है 1 प्लस साइन ए अपॉन में दे रखा है बेटा cos ए। ठीक है भाई, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया। इसको हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए नीचे लाइन खींचेंगे, इन दोनों का एलसीएम, दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, दोनों अलग अलग फंक्शन है, 1 प्लस साइन ए है और कॉस ए है, तो ये दोनों की यहाँ पे गुना हो जाएगी, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है भाई, तो जब हम ये 1 प्लस साइन ए से इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस ए बच जाएगा, कॉस की मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी, इस कॉस के साथ में हो जाएगी। तो ये हमारे पास बेटा कॉस स्क्वायर ए बनेगा, प्लस जब कॉस से डिवाइड करेंगे इसको तो ये 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी, 1 प्लस साइन ए के साथ। यहाँ से 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों चीजें आपस में देख सकते हो रेसिप्रोकल है, जब ऐसे होती है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होती है और इस वाले की मल्टीप्लाई यहाँ होती है, और अपॉन में दोनों की, इन दोनों की गुना आ जाती है। ठीक है बेटा, अब ऊपर हमें क्या करना है, इनका फॉर्मूला ओपन करना है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया बेटा, प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ठीक है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है, यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, ये हो चुका है ऊपर। नीचे जो बचा हुआ है वही लिख देंगे बेटा, नीचे वाले को टच नहीं करना है अभी। 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, ऊपर बेटा कॉस कॉस ये दोनों एक साथ आएंगे, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी साइन स्क्वायर ए है, यहाँ बेटा साइन है, साइन स्क्वायर ए प्लस में ये 1 हो जाएगा प्लस 2 साइन ए, अपॉन वाला बेटा एज इट इज है 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। तो ऊपर बेटा ये दोनों का कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के बराबर हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। क्यों हुआ भाई, कारण लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 के होता है, इसलिए हो गया। अब यहां से बेटा 1 प्लस 1 तो 2 के बराबर हो जाएगा, ये वाली चीज भी लिख देंगे यहाँ पर। यहां से हो जाएगा ये 1 प्लस 1 तो 2 हो गया, प्लस में 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब बेटा बस कंप्लीट हो ही गया है क्वेश्चन,
जस्ट यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आया तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे बचा बेटा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, ऊपर बच गया 2 अपॉन में कॉस ए। तो कॉस ऊपर जाके बेटा सेक में बदल जाता है, 2 सेक ए। और ये कैसे हुआ है वो ही लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस ए बराबर होता है बेटा सेक ए के बराबर। ठीक है, यही आप लोग देख सकते हो राइट साइड में, आप लोगों को यही चीज प्रूफ करनी थी। यहाँ पे 2 सेक ए, तो यहाँ लिख देंगे बेटा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, अब जो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है जिसको और में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30 के ही और में दिया गया है, काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी कुछ सॉल्व कर सकते थे। और मैंने इसे जो लेक्चर पहले पढ़ाए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री का हो गया है या फिर जो हमारे पास में 4.5 घंटे की वीडियो बनाई थी वहां पे भी इस क्वेश्चन को कराया हुआ है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो बेटा क्या करेंगे, वही टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसके अंदर भी प्रूफ ही करना है हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहला हमारा काम होता है जब जो चीजें दे रखी हैं वो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होती है बेटा 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा हो जाएगा बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है भाई, इसका तो होल स्क्वायर चल ही रहा है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ है यहाँ पे वही कारण लिख सकते हो, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, जस्ट एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे साइन थीटा हो गया, ऊपर हो जाएगा, दोनों जगह साइन साइन है तो यहाँ पे जो ऊपर आ जाता है वही आ जाएगा, 1 का 1 आएगा, माइनस में कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये होल स्क्वायर, दोनों के जो पावर है अलग अलग कर देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर चढ़ा देंगे अलग से, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इस पे चढ़ा देंगे। ठीक है बेटा, अब हमारे पास में देखो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर चाहिए था, आ चुका है, बस पावर 2 है उसको भी देखेंगे। नीचे 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, तो साइन थीटा को हम कहाँ बदल देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा में बदलेंगे बेटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर हुआ, ये बदल जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों बदला है हमें पता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, आशा करता हूं याद होगा। अब इसको आगे देख लेते हैं क्या बदलना है बेटा। ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा क्योंकि वो फॉर्मेट आ चुका है ऊपर वाले का। नीचे वाले में अगर हम यहाँ पे पावर 2 चढ़ा दें, a की 2 माइनस b की 2 वाला फॉर्मूला लगेगा भाई, 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब a की 2 माइनस बी की 2 खुलती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a की जगह 1 लिखा, b की जगह कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। क्यों आया है, a की 2 माइनस बी की 2 बराबर होता है बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पे यूज किया है, और यहाँ देख सकते हो ये ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, अपॉन में आ जाएगा बेटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसकी राइट साइड में देखो क्वेश्चन की में, क्वेश्चन के जो राइट साइड में क्या पूछा हुआ था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये चीज तो प्रूफ करनी थी, और यही चीज हम ऑलरेडी यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं, देख सकते हो।
ये वाली 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये चीज आ चुकी है आप लोगों की RHS साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो वीडियो है पसंद आ रही है, और इससे पहले वाले जितनी भी वीडियोस बनाई हैं 10th क्लास के ऊपर आप लोगों ने जाके जरूर देखें। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं 10th क्लास के लिए, आपके गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31 है बेटा, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन है लाल रंग का बादशाह, नंबर सेकंड लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, नंबर थर्ड हुक्म का पत्ता। तो यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं एक ही क्वेश्चन में, तो वो हमें कैलकुलेट करने हैं। 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी बेटा 4.5 घंटे की, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी के ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ वहाँ पे। वो वीडियो भी आप लोग जाके जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पे मैंने सभी चीज़ें बता रखी हैं कि किस प्रकार के कितने पत्ते होते हैं, लाल रंग के कितने होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, बादशाह कितने होते हैं, इक्का कितने होते हैं, हुक्म के कितने होते हैं, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी वहां पे बेटा बताई हुई है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि टोटल संभव परिणाम कितने इसके अंदर। तो 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी है, तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाते हैं? यहाँ पर 52 होते हैं। ठीक है, एक अच्छे प्रकार से फेंटी गई गड्डी के होने के कुल अनुकूल परिणाम लिख देंगे। एक अच्छे प्रकार से, एक अच्छे प्रकार से फेंटी गई गड्डी के अनुकूल परिणाम यहां पे लिखेंगे बेटा। गड्डी के अनुकूल परिणाम, सॉरी अनुकूल नहीं है बेटा, कुल संभव परिणाम होते हैं, जो टोटल पत्ते होते हैं वो कुल संभव परिणाम, गड्डी के संभव परिणाम, संभव परिणाम कितने हैं बेटा? 52 है। जितने पत्ते होते हैं उनको हम संभव परिणाम कहते हैं, रिमेंबर दैट। ठीक है, फिर हमारे पास में प्रायिकता का फॉर्मूला होता है बेटा। तो प्रायिकता का फॉर्मूले में होता है अनुकूल परिणाम बटे में आ जाता है बेटा संभव परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कहाँ से निकलते हैं? वो जो जिसकी प्रायिकता हमें निकालनी होती है वो अनुकूल परिणाम में आता है, और संभव परिणाम जो टोटल चीजें दे रखी होती है वो चीजें होती है यहाँ पे है। ठीक है भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। लाल रंग का बादशाह, तो पत्ते दो ही प्रकार के होते हैं, ब्लैक होते हैं और रेड कलर के होते हैं। तो यहाँ पे रेड कलर की बात हो रही है, लाल कलर के पत्तों की बात हो रही है। दो तरह के पत्ते हमारे पास में बेटा, लाल जो पत्ते हैं वो दो होते हैं, इक्का भी दो होता है, दुग्गी भी दो होती है, बादशाह भी दो होते हैं, बेगम भी दो होती है। सारे पत्ते दो होते हैं लाल कलर के, ऐसे ही दो काले कलर के होते हैं। तो यहाँ पे लाल रंग का बादशाह होने के अनुकूल परिणाम वो चीज लिखेंगे बेटा यहाँ पर। लाल रंग का बादशाह होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बेटा कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणाम 2 हो जाएंगे। प्रायिकता हमें कैलकुलेट करनी है, इसलिए बेटा हमारे पास जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी अनुकूल अपॉन में संभव। अनुकूल कितने हैं? 2, संभव कितने हैं? 52। जब इसको इससे कट करूंगा बेटा ये 26 आ जाएगा, ऊपर 1, तो 1/26 ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है भाई, सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट करें। तो सेकंड वाला कह रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग के वैसे तो मैंने बताए पत्ते,
टोटल तो 26 होते हैं बेटा। लाल आधे लाल होते हैं, आधे काले होते हैं, 26 26 52 हो जाते हैं। लेकिन तस्वीर वाले पत्तों की बात करें तो टोटल तस्वीर वाले पत्ते तो बेटा 12 होते हैं। ठीक है, टोटल तो 12 होते हैं, लेकिन ये डिवाइड होता है 6 में। क्यों? क्योंकि 6 लाल होते हैं और 6 काले होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की बात हुई है तो 6 पत्ते हो जाएंगे उसके अनुकूल। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते, पत्ते के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं बेटा? 6 हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जब हम प्रायिकता की बात करेंगे तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 6/52। ठीक है भाई, जब हम इसे कट करेंगे 2 से तो यहाँ पे 3 आएगा और इसको कट करेंगे तो ये बेटा 26 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास में 3/26। इसका हो गया 3/26 आंसर। ठीक है भाई, अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट में बोला हुआ है हुक्म का एक पत्ता। तो हुक्म के बेटा 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, 13 सभी पत्ते होते हैं। तो हुक्म के 13 होते हैं, ईंट के 13 होते हैं, पान के 13 होते हैं और चिड़ी के भी 13 पत्ते होते हैं। तो हुक्म का पत्ता होने के अनुकूल परिणाम कैलकुलेट करनी है हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे हुक्म का पत्ता होने के अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं बेटा? अभी बताए मैंने ऊपर 13 हैं। इसलिए प्रायिकता की बात कर लेते हैं। तो प्रायिकता के लिए अनुकूल परिणाम 13, कुल संभव परिणाम 52। कट करेंगे 1/4। ये यहाँ पर 1/4 आंसर आ चुका है थर्ड पार्ट का। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जो 4.5 घंटे वाली वीडियो को जरूर जाके देखें, वहां पे प्रोबेबिलिटी का मैंने काफी अच्छे से समझाया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चंस को, लगभग 15-20 क्वेश्चन, लगभग 10-12 क्वेश्चन होंगे, 15-20 नहीं है तो। और वहां से आप लोगों को इजीली समझ आ जाएंगे। ये पत्ते वाले क्वेश्चंस भी समझ आ जाएंगे और डाइस वाले क्वेश्चंस भी, थैले में से गेंद निकाली जाती है वो वाला क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। और एक क्वेश्चन हमारे पास में वो चक्कर वाला होता है, गेम वाला, जहाँ पे 1 से लेकर 8 तक नंबर्स लिखे हुए हैं, वो वाला क्वेश्चन भी समझाया था। ठीक है, और 1 से लेकर 90 तक के नंबर्स वाली क्वेश्चन भी है एक बुक के अंदर, वो भी समझाया था। आशा करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके बाद में जो अगले क्वेश्चंस होंगे उनको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस